हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया कोर्स जिसका नाम है सीबीएसई मेन कोर्स। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर हम लोग पूरा का पूरा 12th वाली जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो मैं आपके साथ में डील करूंगा। पूरा इंट्रोडक्शन एक एक चैप्टर का, उसके बाद फिजिकल मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हर एक चैप्टर की। ठीक है, किस तरीके से जो कंपाउंड्स है वो बनेंगे, उनका प्रिपरेशन मेथड क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और एंड में जो भी एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं जहाँ जहाँ से पूछे जा चुके हैं और जहाँ से पूछने के चांसेस है वो आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी का जो ब्लूप्रिंट होता है जो सीबीएसई द्वारा दिया जाता है वो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लें। उससे आपको ये पता चल जाएगा इजीली कि, हालांकि मैं भी आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कौन से चैप्टर कितने नंबर का आता है बोर्ड के अंदर, है ना। उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टूडेंट को क्या करने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए। मतलब मेरे टाइम पे मैंने भी वही चीज़ फॉलो की थी, ब्लूप्रिंट निकाला, देखा ये चैप्टर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, इस चैप्टर को मैं थोड़ा कम मेहनत करूंगा तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, हालांकि अपने को परसेंटेज अच्छी बनानी है तो अपने को हर एक चैप्टर पे मेहनत करनी है। ठीक है, तो अपन आज जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है हेलो एल्केन और हेलो एरेन, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए फिर प्रिपरेशन मेथड, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर जितने भी एनसीईआरटी के सवाल हैं वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, हेलो एल्केन हेलो एरेन। 11th क्लास में अपन ने काफ़ी सारी आईयूपीएसी ऑलरेडी पढ़ ली है, तो हमें हेलो एल्केन हेलो एरेन की आईयूपीएसी में इतनी ज़्यादा टफनेस नहीं आएगी और अपन बहुत सारी चीज़ों से पहले से रूबरू हैं, तो इतना ज़्यादा 12th में इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है मेनली 12th पे ही है, लेकिन उसमें जितना भी 11th वाला पोर्शन है वो सारा का सारा यूज़ होता है, चाहे वो आईयूपीएसी ले लो, चाहे वो आइसोमेरिज्म ले लो, चाहे वो जीओसी वाला पार्ट ले लो। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो आप प्लीज़ पहले वो देखें, उसके बाद ये चैप्टर देखना चालू करें। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरेन की बात करें तो सबसे पहली जो मैं आपको बात बता दूं कि कोई हाइड्रोकार्बन है हमारे पास RH। आर क्या है? आर एक ऐसा पार्ट है जिसको अल्काइल पार्ट बोलते हैं, इसके अंदर केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इंग्लिश में नहीं चलेंगे, कोई ज़्यादा हिंदी में नहीं चलेंगे। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में चलेंगे जो समझ में आए, है ना। वी आर इंडियंस, हमें समझना जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, और इससे हाइड्रोजन अटैच है, इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर इस हाइड्रोजन को मैं निकाल दूं इस हाइड्रोकार्बन में से और इसकी जगह एक्स जोड़ दूं, एक्स हमारे लिए क्या है? हेलोजन। ये हेलोजन हमारे लिए क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हमारे हेलोजन्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स से। तो RH में H हटा के अगर मैं X लिख दूं तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा? RH। और ये क्या होता है? RH हमारा हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई? ये जो हेलो एल्केन है ये फर्दर काफी सारे कैटेगरी में डिवाइडेड है, काफी सारे पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन लिख के बोला हुआ है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये मोनो हेलो एल्केन हो सकता है, ये डाई हेलो एल्केन हो सकता है, ये ट्राई हेलो एल्केन हो सकता है, ये टेट्रा हेलो एल्केन भी हो सकता है। जितने हेलोजन लगाते जाओगे उतने नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, जैसे जैसे आप हेलोजन की नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका हेलो एल्केन का नाम बदलता चला जाएगा। इधर ध्यान दें, मोनो एल्केन जो होता है वो फर्दर 3 पार्ट में कैटेगराइज है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं चलेंगे, एनसीईआरटी के अंदर ही चलेंगे, उसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है, तो फालतू की बात क्यों करें। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसा समझ में आएगा। ठीक है, मोनो एल्केन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है और उसी को डिग्री बोला जाता है, डिग्री के बेसिस पे डिवाइडेड है। डिग्री क्या होती है? सबसे पहले डिग्री अपन को समझनी पड़ेगी, कार्बन की डिग्री। कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो डिग्री ऑफ कार्बन होती है। अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री का कार्बन होगा, कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन होगा, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन होगा, 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री कार्बन होगा। 5 से जुड़ नहीं सकता क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। अब बात आती है सर हेलोजन में डिग्री कैसे डिफाइंड होगी?
कौन सी डिग्री के कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुने, कौन सी डिग्री के कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो हैलोजन की डिग्री हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बन की डिग्री निकालना आना चाहिए। अगर 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो वो 1 डिग्री हैलोजन होगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हैलोजन होगा, 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री हैलोजन होगा। 4 डिग्री कार्बन से नहीं जुड़ सकता क्योंकि 4 डिग्री से ऑलरेडी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास में कौन कौन से मोनोहेल्केन हो सकते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है। मैं केवल मोनोहेल्केन की बात कर रहा हूं, मोनोहेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात चल रही है। इसका एग्जाम्पल साथ के साथ ले लेता हूँ, यहीं पे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर CH3 CH2 CH2X लिख दिया। आप इस कार्बन को देखें, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री का कार्बन है। और इस 1 डिग्री के कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या फिर उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं 2 डिग्री का एग्जांपल लूँ आपके पास में, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर CH3 CH CH3 यहाँ पर हैलोजन लगा दिया। इस कार्बन को आप ध्यान से देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, कार्बन को देखो सिर्फ, इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री, और इस 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच है, इसलिए इस हैलोजन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री क्या होगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर हैलोजन जोड़ दिया। इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री का कार्बन होगा, और 3 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच है, इसलिए इसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। इनको मोनोहेल्केन क्यों बोला गया, मोनोहेलो एल्केन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं, केवल एक हैलोजन जुड़े हुए हैं। कितने हैलोजन जुड़े हैं, केवल एक हैलोजन जुड़े हैं, इसलिए मोनो हेलो एल्केन बोला गया। और मोनो हेलो एल्केन के साथ साथ मैंने आपको डिग्री भी सिखा दी कि डिग्री कैसे निकालते हैं हैलोजन की, और डिग्री के बेस पे कैसे क्लासिफाई है मोनो हेलो एल्केन। एक तीर से काफी सारे निशाने हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की, है ना, मोनो हेलो एल्केन हो गया, डाई हेलो एल्केन की पोज करेंगे। देखो मेथड क्या रहेगा आपका नोट करने का, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद पोज करेंगे। आपके पास पोज का ऑप्शन है ना, दबाओ, पोज करो, पोज करने के बाद आप उस चीज को नोट करो। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझते वक्त समझेंगे और लिखते वक्त पोज करके लिखेंगे, तभी जाके समझ में आएगी चीजें। वरना आप लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, पोज भी नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, फिर होच पोच हो जाएगा मामला, ठीक है। तो डाई हेलो एल्केन की बात करते हैं। डाई हेलो एल्केन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है जेम डाई हैलाइड, विद एग्जाम्पल बात करेंगे अपन। एक होता है विसिनल डाई हैलाइड, एक होते हैं जेम डाई हैलाइड, एक होता है विसिनल डाई हैलाइड। जो जेम डाई हैलाइड होते हैं, जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या है, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हों। पहली बात तो डाई हेलो एल्केन है, यानी कि हैलोजन कितने जुड़े होंगे, 2 जुड़े होंगे। अब 2 जुड़ने के चांसेस 2 तरीके से हैं, या तो जेम या तो विसिनल, जो हमें मेनली पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो जेम डाई हैलाइड कौन से होंगे, जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हों तो उसको जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हैलोजन, यहाँ पर हैलोजन, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हैं, इसलिए इसको जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। पहली बात तो इस कंपाउंड पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको डाई हेलो एल्केन बोला। और अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। चाहे कॉर्नर में जुड़े हों चाहे बीच में जुड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हैं तो जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। इसी तरह से विसिनल डाई हैलाइड की बात करें तो जब एडजेसेंट कार्बन से, सुनते रहना, जब एडजेसेंट कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हों, ध्यान से, एडजेसेंट पड़ोसी, एडजेसेंट कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। पहली बात तो इसको डाई हेलो एल्केन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 हैलोजन जुड़े हैं। 2 हैलोजन कहाँ जुड़े हैं, क्या एक कार्बन पे जुड़े हैं, नहीं, एक कार्बन पे जुड़े होते हैं तो उसको जेम डाई हैलाइड यानी कि जेमिनल
डाई हैलाइड भी बोलते हैं। और विसिनल या विस डाई हैलाइड किसको बोलते हैं, जब एडजेसेंट पोजीशन पे दो हैलोजन जुड़े हों, उसको विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आएगी, जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड की कहानी अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है ट्राई हेलो एल्केन की। ट्राई हेलो एल्केन के 3 बहुत फेमस एग्जांपल है जिनको अपन को थोड़ा डिटेल में जानना भी है, ठीक है। और टेट्रा हेलो एल्केन में फिर देखेंगे। ट्राई हेलो एल्केन की बात करते पहले, ट्राई हेलो एल्केन के क्या मैं इधर लिख सकता हूँ, आप लोग उधर ही लिखेंगे, आपकी कॉपी में काफी ज्यादा जगह होगी। यहाँ पर मैं ट्राई हेलो एल्केन के जो एग्जाम्पल है वो इधर लिख रहा हूँ। ट्राई हेलो एल्केन देखो आप, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या है, जब किसी कंपाउंड पे 3 हैलोजन जुड़े हों। कितने हैलोजन जुड़े हों, 3 हैलोजन जुड़े हों। इसका बहुत फेमस एग्जांपल CH3, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। मैं आपको फेमस एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। अगर यही CHCl3 होता तो इसका नाम होता क्लोरोफॉर्म। अगर ये CHBr3 होता तो इसका नाम होता ब्रोमोफॉर्म। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर CHI3 होता तो इसको बोलते हैं अपन आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। यहां पर एक ही कंपाउंड में 3-3 हैलोजन जुड़े हैं, इसलिए ट्राई हेलो एल्केन है। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। एक तीर से वापस से 2 निशान है, यही बात समझ में, ठीक है। 3 हैलोजन एक ही कंपाउंड में लगे हैं, इसलिए इसको ट्राई हेलो एल्केन बोला। और जब एक ही कार्बन से 3 हैलोजन जुड़ते हैं तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म निकल के आता है। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से, एक बार हवा में सुन लो ताकि आपके दिमाग में कहानी के रूप में वो सेट हो जाए, फिर बाद में मैं उसके बारे में आगे चल के लिखा भी दूंगा। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होता है, आपने वैसे बहुत सारी मूवीज देखी होगी, आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। किस लिए काम में आता है, किसी को किडनैप करने के, हाँ वो भी एक पर्पस है, ठीक है ना। लेकिन पहले के जमाने में किसी का ऑपरेशन किया जाता था, किसी को ऑपरेट करता था डॉक्टर, तो वो एनेस्थीसिया के रूप में इंजेक्शन नहीं लगाता था, एनेस्थीसिया नहीं देता था, वो क्या करता था, क्लोरोफॉर्म सुंघाता था, उससे बेहोश होता था इंसान, उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता था, ठीक है। तो ये क्या है, एनेस्थेटिक है, लिक्विड है, एनेस्थेटिक है क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। अब इस क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है, ध्यान से सुनना, इस क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है और ढक्कन बंद करके रखा जाता है, बोतल की कैप लगा के अच्छे से रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, अगर मान लीजिए आपने डार्क कलर की बोतल में नहीं रखा तो ये सनलाइट या किसी लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फॉस्फिन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फिन COCl2, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस जहरीली गैस होती है, ठीक है। पहली बात, अगर मान लो आपने इसको पूरा बोतल में ढंग से भर के जरा सा भी गैप छूट गया और ढक्कन लगा के नहीं रखा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है और वापस से ये फॉस्फिन गैस में बदल जाएगा। तो ढक्कन बंद करके डार्क कलर की बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है। पर्पस पहले एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता था, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में यूज करने पर जो इंसान है वो कोमा में चले जाता था, उसकी डेथ भी हो सकती थी, इसलिए ये अब एनेस्थीसिया के रूप में नहीं यूज होता है, लोकल एनेस्थीसिया के रूप में ये अब यूज नहीं होता है। इसी तरह से आयोडोफॉर्म की बात करूं तो आयोडोफॉर्म जो होता है वो सॉलिड कंपाउंड होता है। ये क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म तो कैसे है, लिक्विड है। आयोडोफॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड कंपाउंड होता है, जो अपने इर्द गिर्द है उसकी बात चल रही है। इसलिए देखो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपने जो इर्द गिर्द में चीजें हैं, चाहे अपने कपड़े ले लो, चाहे अपना खाना ले लो, चाहे आपका पेपर ले लो, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये सब यार नहीं बताऊंगा अब मैं, है ना, ये 11th क्लास के छोटे बच्चों को बताई जाती है बात कि देखो कपड़ों पे जो कलर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कपड़ा जिसका बना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पेपर पे लिख रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आयोडोफॉर्म की बात कर रहे हैं अपन। आयोडोफॉर्म मतलब CHI3, सॉलिड येलो कलर का सॉलिड होता है। जब आपके चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो पीले रंग की आपको दवाई लगाता है, एक फिर पट्टी कर देता है ना, ड्रेसिंग कर देता है आपकी। जो पीले रंग की वो दवाई लगाता है वो बेसिकली क्या होती है, टिंचर ऑफ आयोडीन, और वो क्या होता है, आयोडोफॉर्म। यानी कि ये क्या है, एंटीसेप्टिक है, सेप्टिक से बचाने के लिए वो पीले कलर की दवाई लगाई जाती है। जैसे बोरोप्लस है, वो क्या है, एंटीसेप्टिक है। बोरोप्लस आपने सुना होगा, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, मैं अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हूं, ठीक है। बोरोप्लस क्या है, एंटीसेप्टिक है, वैसे आयोडोफॉर्म क्या है, एंटीसेप्टिक। चाहो तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो, ये एंटीसेप्टिक है, और ये क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो है
ये कैसे हैं, एनेस्थेटिक हैं और ये लिक्विड होते हैं, जबकि ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, येलो सॉलिड। ठीक है, फिर बाकी की बातें बाद में लिखा देंगे। इसी तरह से अब ये तो लिखा दिया मैंने आपको ट्राई हेलो एल्केन जिसमें 3 हेलोजन लगे हों, डाई हेलो एल्केन जिसमें 2 हेलोजन लगे हों, मोनो हेलो एल्केन जिसमें 1 हेलोजन। यार ये बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम से पता चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या था, जेमिनल विसिनल। इंपॉर्टेंट क्या था, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडो। इंपॉर्टेंट क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, कार्बन की डिग्री से। इसी तरह से टेट्रा हेलो एल्केन का एग्जाम्पल देखो, इधर ध्यान देंगे। टेट्रा हेलो एल्केन CCl4, यही सबसे ज्यादा फेमस है, CCl4। ठीक है, CCl4 यहाँ पे कार्बन से कितने इस कंपाउंड में कितने हेलोजन लगे, 4 हेलोजन लगे, तो उसको टेट्रा हेलो एल्केन बोल दिया। पेंटा 5 लगे होंगे, हेक्सा 6 लगे होंगे। बात समझ में आ रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हेलाइट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह से इंपॉर्टेंस हेलो एरिन्स भी होते हैं जिनको मोनो डाई ट्राई टेट्रा के रूप में आप पढ़ सकते हो। तो मैं यहीं पे इंपॉर्टेंट मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स की बात बता दूं आपको। जैसे हेलो एरिन्स की बात करें, अगर 1 हेलोजन लगा हो तो ये मोनो हेलो एरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरिन हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 हेलोजन लगे हों तो ये डाई हेलो एरिन हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे आप किस तरह से हेलो एरिन को डिसाइडेड किया है। 3 हेलोजन लगे हैं कहीं पर भी तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरिन हो जाएगा। तो हेलो एल्केन भी कितने नंबर ऑफ हेलोजन लगे हैं उस पर डिसाइडेड होता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। हेलो एरिन भी किस बात पे डिपेंड करता है, कितने हेलोजन लगे हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बताना तो था ही। जेमिनल विसिनल और डिग्री निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म के बारे में आपको जानकारी दी। फटाफट से इस पूरे के पूरे को आप नोट करो, पोस्ट करके वापस से मैं बोल रहा हूँ, पोस्ट करके। ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए मैं आगे निकल गया हूँ, आपको कुछ पार्ट दिख नहीं रहा तो आप पीछे जाके भी पोस्ट करके लिख सकते हो। बात समझ में आती है। अभी खत्म नहीं हुआ है क्लासिफिकेशन चल रहा है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे अपन क्या मोनो डाई ट्राई टेट्रा कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे निकालते हैं इन्हीं मोनो हेलाइट्स को। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। चलो इधर देखें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, एक क्लासिफिकेशन तो मैंने काफी सारा क्लासिफिकेशन डिग्री वाला और मोनो डाई ट्राई टेट्रा यानी कि नंबर ऑफ हेलोजन वाला तो आपके सामने रख ही दिया। अब मैं बता रहा हूं आपको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी हेलो एल्केन और हेलो एरेन जो हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। मैं सीधे सीधे एग्जांपल्स लिखूंगा, उनको वहीं के वहीं समझाता चलूंगा। ठीक है, कोई मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह फॉलो अप नहीं करूंगा, मैं कोई आपको बुक नहीं रटवा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CHX, कभी भी आपको इस तरह का कंपाउंड मिले जिसमें sp2 डबली बॉन्डेड कार्बन वाले sp2 से सीधे हेलोजन जुड़ा है, ये वाला ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। ठीक है, अगर विनाइल ग्रुप से आपका हेलोजन लगा है तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। हेलोजन के लिए हैलाइड, फ्लोरीन हो तो फ्लोराइड, क्लोरीन हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड, आयोडीन हो तो आयोडाइड, विनाइल हैलाइड। अगर मान लीजिए आपका इस डबली बॉन्डेड कार्बन से sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं अलाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं विनाइल, इसको बोलते हैं अलाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल हैलाइड। इस तरह के भी आपको देखने को मिलेंगे। sp2 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, विनाइल हैलाइड। sp3 से हेलोजन जुड़ा है, इस ग्रुप से हेलोजन जुड़ा है तो विनाइल, इस ग्रुप से जुड़ा है तो अलाइल। इसी तरह से अगर आपकी एरोमेटिक रिंग से हेलोजन जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है sp2 कार्बन से, एरोमेटिक रिंग के हेलोजन जुड़ा है डायरेक्टली, तो इस एरोमेटिक रिंग से जब भी कोई वैलेंसी फ्री होती है तो उसको बोलते हैं अराइल। क्या बोलते हैं, अराइल। इसका नाम हो जाएगा अराइल हैलाइड। जो हेलो एरिन नाम निकल के आया है वो इससे निकल के आया है, हेलो एरिन।
अराइल हैलाइड, ये ग्रुप क्या है, अराइल ग्रुप है, अराइल हैलाइड बोलेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो इस पूरे यौगिक, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड। इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। इस ग्रुप को अराइल, इस ग्रुप को बेंजाइल। एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन को बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, इस पूरे ग्रुप को बेंजाइल बोलेंगे। इतना ही पढ़ना था अपने को, बेंजाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये तो था मोनोहेलाइड वाला केस। क्या था, मोनोहेलाइड वाला केस। मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच दो हेलोजन लगे हुए हैं। अगर ये दो हेलोजन 1 और 2 पोजीशन पर हैं, किस पे है, 1 और 2 पोजीशन पे हैं, तो इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे ऑर्थो, या इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे ऑर्थो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये दो हेलोजन 1,3 पोजीशन पर हैं, 1 2 3 1,3 पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे मेटा। और अगर 1,4 पोजीशन पे हैं, 1 2 3 4, तो इन दोनों हेलोजन को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, पैरा। ये क्या है आपका ऑर्थो, ये क्या है मेटा, और ये क्या है पैरा। ऑर्थो डाई हेलो एरिन बोल लो, मेटा डाई हेलो एरिन बोल लो, और पैरा डाई हेलो एरिन बोल लो। बेसिकली ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, 1,2 पे तो ऑर्थो, 1,3 पे तो मेटा, 1,4 पे तो पैरा डाई हेलो एरिन। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हो, अराइल पोजीशन पे जुड़े हो तो। बात समझ में आती, ये खत्म हो गया क्लासिफिकेशन। अलाइल, विनाइल, अराइल, बेंजाइल, ऑर्थो मेटा पैरा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। डिग्री आपको बताई दी मैंने, डिग्री आपको मैंने बताई दी। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी, बेंजाइल वेंजाइल सब बता दिया। अब बात आती है IUPAC नोमेनक्लेचर साथ के साथ कॉमन नेमिंग की, है ना। दोनों पार्ट दिए हुए हैं NCERT में, IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग दोनों दिया हुआ है। IUPAC नेमिंग अपन ने ऑलरेडी 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हुई है। कैसे कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। अगर ये जिसको आ गया, ये दो आइटम जिसको आ गए, वो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकता है। पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। हालांकि मैं आपको ब्रीफ करूंगा क्योंकि अपन ने कोर्स स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर स्टार्ट किया है 12th का, तो मैं आपको IUPAC पूरा ब्रीफ कर देता हूं फटाफट से, और उसके बाद खूब सारे एग्जांपल्स लेके अपन IUPAC नाम को भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, पोज करके नोट करेंगे आप इसको। IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरेन दोनों का, है ना, हेलो एल्केन और हेलो एरेन दोनों का। IUPAC nomenclature of halo alkane and halo arene, दोनों का IUPAC nomenclature देखेंगे। देखो IUPAC में 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड का IUPAC लिखने के लिए 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है जो IUPAC ने दिए हैं। क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम को किस तरीके से लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ये 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए। ठीक है, अब देखो इन पांचों पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। अपना इंपॉर्टेंस क्या है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट का नेम एंड इट्स पोजीशन। याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, 11th क्लास में सब चीज बकवास चीजें पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नेम और उसकी पोजीशन,
1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक है। नेचर ऑफ पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन मौजूद है। 1 डिग्री सफिक्स हमें क्या बताता है? पेरेंट कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और 2 डिग्री सफिक्स हमें क्या बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। हेलो एल्केन और हेलो एरेन में हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि हेलो एक्स जो होता है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट तो हट गया, हमारे पास केवल ये 4 चीजें रहेंगी, इनसे हमें खेलना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा पेरेंट कार्बन का सिलेक्शन और उसकी नंबरिंग, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होगा हमारे लिए यहाँ पर हेलो एल्केन के लिए क्या होगा? एक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स एक्स हमारे लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, तो उसको हेलो लिखा जाएगा। अगर फ्लोरीन है तो उसको क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। आयोडीन है तो क्या लिखेंगे? आयोडो। हेलोजन हमारे यहां पर 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, और हेलो, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, इस तरीके से अपन 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। फिर अगर अपन 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें, यहीं पे देख लेते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे लिखना है आपको? फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, अगर पेरेंट कार्बन चेन पे हेलोजन लगा हुआ है तो। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? अगर मान लीजिए कंपाउंड असाइक्लिक है, यानी कि ओपन चेन है, क्या है? ओपन चेन है, तो आपको कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपाउंड अगर साइक्लिक है लाला, तो क्या लगाओगे? साइक्लो लगाओगे। कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लगाना पड़ेगा। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि अपने इंडिया में नाम कैसे चलता है, किसी भी आदमी का नाम बताओ। अशोक कुमार राजावत, ऐसे सोच लो। अशोक लिखेंगे, फिर कुमार लिखेंगे, फिर राजावत लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेगा राजावत पहले लिख दिया, अशोक बाद में लिख दिया। जैसे जिस सीक्वेंस में लिखते हैं उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स। हो सकता है कुछ हो, कुछ ना हो सकता है इनमें से कुछ हो, कुछ ना हो, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। लेकिन अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स हेलोजन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन आ रहा है, तो उसके लिए हेलो यूज करेंगे, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर असाइक्लिक है तो ओपन चेन में तो कुछ नहीं लगाना, साइक्लिक है तो साइक्लो लगाना है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है साहब कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। यदि 1 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। 2 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? इथ। 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? प्रॉप। 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? पेंट। 6 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। 11 कार्बन है तो अनडेक। 12 कार्बन है तो डूडेक। अपने को 12 से ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। यहां तक पहले नोट करो, फिर मैं आपको 1 डिग्री सफिक्स के बारे में बताता हूं। नोट करो। अब लिख लिया आपने वर्ड रूट। अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की। तो 1 डिग्री सफिक्स यहां पे लिख देता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा ये होपफुली। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि पेरेंट कार्बन चेन जो है हमारी वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। तो अगर मैं बात करूं कि सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड का मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता हो, चाहे साइक्लिक हो चलेगा, एल्केन हो बस। सैचुरेटेड हो तो उसमें क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड है और डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड है तो क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड है तो क्या यूज करेंगे? आइन यूज करेंगे। मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड आ जाए आपके पास तो डाई इन। अगर मान लीजिए 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए आपके पास तो डाई आइन। और 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए
तो इन भी लिखेंगे और आइन भी लिखेंगे, लेकिन ई को हटा देंगे क्योंकि दो वोवल कभी भी रिपीट नहीं होते और वोवल का साउंड भी रिपीट नहीं होता। इन आई वाई में आई की आवाज आ रही है तो रिपीट नहीं होगा, इसलिए पहले वाला ई हटा दिया। तो यहां से क्या निकल के आया, इन आई। ई को पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। तो ये आपका 1 डिग्री सफिक्स से 2 डिग्री सफिक्स पिक्चर में आएगा ही नहीं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा केस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ये सब पेरेंट कार्बन चेन में होगा तभी लिखना है अपने को। पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये सारी बातें आएंगी पिक्चर में। बात समझ में आएगी। फटाफट से 1 डिग्री सफिक्स को नोट करें। इसके बाद ये तो हो गया आपका एक कॉमन मेथडोलॉजी जिससे आप IUPAC नेम लिखते हो। ये सब चीज़ें इन जनरल चलती है, चाहे आप अल्कोहल की पढ़ो, चाहे आप कार्बोक्सिलिक की पढ़ो, जितने भी चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, केवल उनके 2 डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स बताऊंगा, बाकी ये मेथडोलॉजी चलेगी, है ना, बार बार रिपीट नहीं होगी ये चीज़, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग कैसे करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे अपने को सीधे सीधे IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है ना, मतलब इससे ज़्यादा लल्लू चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो मैंने आपको बोला IUPAC में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही सही, इसको तो हटा ही दो आप साइड में। IUPAC नेम लिखते वक्त आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए। ये तो ऐसा माना गया है कि A फॉर एप्पल में ABCD आपको लिखना आता है। अब एप्पल और बॉय और कैट इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, ये तो कीवर्ड्स हैं, तो नर्सरी क्लास की बात हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि 2 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। दोनों के रूल बताता हूं। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन, कैसे पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, एक कॉमन मेथोडोलॉजी बता रहा हूं पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए। कभी भी आपको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को, ठीक है। सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए। 11th क्लास में अपन ने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अपन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल वो का वही फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है ना कि फंक्शनल ग्रुप, कोई चेंजेस नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने पास क्या होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अगर मान लीजिए 2 कार्बन चेन ऐसी आ गई जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बराबर हैं तो फिर अपन कौन सी चूज करेंगे, जिसमें कार्बन ज्यादा हो। अगर मान लो कार्बन भी बराबर आ जाए तो फिर अपन क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये तो हो गया अपना पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करने का मंत्र। ये क्या हो गया अपना पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने का मंत्र, है ना, इसको लिख लो आप, मंत्र है ये अपना, ध्यान रहना चाहिए आपको बिल्कुल। ये आपके हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन वाले चैप्टर के लिए पूरा का पूरा वैलिड है, कहीं नहीं जा रहा आपका नंबर इससे। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करने का मेथड बिल्कुल जो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में सीखा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जो 11th में अपन सीख के आए हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है ना। सबसे पहले अगर आपके पास पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हुए दोनों तरफ से सेम नंबर मिल जाए तो फिर आप किसको दोगे, मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। पहली प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है। ये दूसरा मंत्र हो गया पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग का, ये भी एक मंत्र हो गया और ये भी एक हो गया, मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 2। यही आपके लिए बिल्कुल मंत्र की तरह है, इसी का जाप आपको करना है बार बार। अब एग्जाम्पल्स पे इसको अप्लाई करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन सीखेंगे, फिर नंबरिंग सीखेंगे उसकी। आओ पोज करके नोट कर लेंगे, है ना।
बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से चालू करेंगे। मैं आपको जिन जिनके कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको हाथों हाथ ही सिखा दूंगा। जिन जिनके कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IUPAC के साथ साथ कॉमन नेम भी आपको हाथों हाथ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे सीधा सरल CH3 CH2 CH2Br। हमें पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी साहब? पेरेंट कार्बन चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे फिर? कार्बन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो ये हमारे लिए नंबर ऑफ कार्बन है। इससे बेहतरीन पेरेंट कार्बन चेन हमारे पास नहीं है कोई भी। ये हमारे लिए पेरेंट कार्बन चेन आ गई। अब इस पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबरिंग दो तरफ से हो सकती थी, या तो 1 2 3 हम ऐसे कर लें, या फिर 1 2 3 ऐसे कर लें। हमें किस तरह से करनी है? या तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिलता, जो कि है ही नहीं। यहां पर किसको मिनिमम मिलना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मिनिमम नंबर 1 है, यानी कि ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा हमारे लिए? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। ब्रोमीन लगा हुआ है, वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, उसको 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना है। वो कहां पे लगा है? 1 पे लगा है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। उसके बाद देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, अब 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये साइक्लिक है या असाइक्लिक है? असाइक्लिक है, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। पेरेंट कार्बन चेन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए क्या लिखेंगे? एन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये जो 1 ब्रोमो है ये हमारे लिए क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये जो प्रोप है ये हमारे लिए क्या है? 1 डिग्री वर्ड रूट। एन क्या है हमारे लिए? 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स पिक्चर में आएगा नहीं क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम के लिए एज सच कोई रूल नहीं है। वो चीजें हमें याद ही रखनी पड़ती है। जब भी आपको स्ट्रेट चेन में कार्बन मिले, तो उसके लिए लिखते हैं एन नॉर्मल। एन का मतलब नॉर्मल। अब यहां पे कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। तो 3 मिले हैं तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। जब भी आप ध्यान से सुनो, कॉमन नेम लिखने जा रहे हो अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन का, तो इन जनरल उसके लिए लिखा जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या लिखा जाता है? एल्काइल हैलाइड। हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। यहाँ पे ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड लिख दिया। अल्काइल वाला पार्ट क्या है? यहाँ पर 3 कार्बन सिंगल स्ट्रेट चेन में लिखे हुए, तो उसके लिए लिख दिया अपन ने एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH Cl CH3। पेरेंट कार्बन चेन बोल। पेरेंट कार्बन चेन कौन सी आएगी? 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग इस तरह से करेंगे जिससे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3 IUPAC नाम। पोज करके करना है आपको सवाल। अगर आपकी इच्छा है तो आप पोज करो, सवाल सॉल्व करो, मैं रुक जाऊंगा वहीं पे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, ये तो 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स हो गया। फिर यहाँ पर प्रोप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीछे N। 2 क्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। अगर इसकी कॉमन नेम की बात की जाए तो अल्काइल हैलाइड होता है। तो यहाँ पर ये जो अल्काइल वाला पार्ट है, जब भी इस तरह का पार्ट लिखा हुआ हो जिस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, ऐसे वाले को बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। अब कितने कार्बन का आइसो है? 3 कार्बन का आइसो है। तो क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जब भी इस तरह की चीज आ जाए आपके पास, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। 3 कार्बन का आइसो होता है, इसलिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे, कॉमन नेम। बात समझ में? 2 एग्जाम्पल करें, और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड भी पिक्चर में लाएंगे, एरोमेटिक वाला भी पिक्चर में लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं, है ना, एकदम से नहीं। एक से ज्यादा हेलोजन भी पिक्चर में लाएंगे, धीरे धीरे सब लाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो इसका नाम आप लिखो, कॉमन नेम भी आपको लिखना है और आपको IUPAC नेम भी लिखना है।
इसका नाम भी, कॉमन नेम भी आपको लिखना है और IUPAC नेम भी आपको लिखना है। ये सब फेमस एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। चलो, इसका नाम आपने लिखा होगा पोज करके। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आपने इस तरह से इसकी नंबरिंग की होगी। IUPAC नेम की बात की जाए तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये लिखा होगा आपने। IUPAC नाम लिखते वक्त कोई स्पेस नहीं देना होता, ठीक है। जब भी आप एक अल्फाबेट एक नंबर लिखो तो उसके बीच में हाइफन लगाना होता है, ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पता होगी, ठीक है। कॉमन नेम की बात की जाए तो 4 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लिखे हुए हैं, तो N ब्यूटाइल क्लोराइड, बहुत खुश हो रहे होंगे आप, आपका सही हो गया होगा इसलिए N ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पेरेंट कार्बन चेन चूज करोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से आप नंबरिंग करोगे जिससे सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिल जाए। अब यहाँ पर मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, और इस सब्स्टिट्यूएंट को आपको लिखना आता है। IUPAC नेम लिख के बताओ, IUPAC नेम क्या है, 1 क्लोरो और 2 मिथाइल। अब मिथाइल भी और क्लोरो भी है, कैसे लिखूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है तो प्रोपेन लिखूंगा। पहले क्लोरो लिखा फिर मिथाइल लिखा, उसका रीजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है हमेशा IUPAC नेम को। चाहे 1 पे मिथाइल होता 2 पे क्लोरो होता तब भी क्लोरो को पहले लिखता। नाम लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। कॉमन नेम की बात करते हैं, वापस से आप देखो यहाँ पर वही, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि ये ग्रुप कैसा है, आइसो, और कितने कार्बन का आइसो ग्रुप है, इसको देखो आप, इसको देखो, ये 3 कार्बन का आइसो था, ये आइसो ग्रुप है, और यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब कितने कार्बन का आइसो है, 4 कार्बन का आइसो है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर यहाँ पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन आएगी। IUPAC नाम तो लिख सकते हो भाई, चलो ठीक है, कॉमन नेम नहीं लिख पा रहे होंगे, IUPAC नेम लिखो। चलो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर, इधर से मैंने नंबरिंग करी है, इधर से नहीं करी, इधर से करता 3 नंबर मिलता, ब्रोमीन को इधर से करने पर 2 नंबर मिला है देसी भाषा में, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूट एन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो ये कार्बन कौन सी डिग्री का कार्बन है, ये कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में अपन इसको लिखते हैं सेकेंडरी। कौन सा है ये, जब भी 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो 4 कार्बन की चेन में तो उसको लिखते हैं सेकेंडरी। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ये पोजीशन क्या है, यहां पर इस Br को हटा के मैं कुछ भी लगा दूं, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे कॉमन नेम में। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। 6 7 8 एटलीस्ट IUPAC आई विल डिमांड फ्रॉम यू, ठीक है, कम से कम आप IUPAC नाम तो लिख के बताया मुझे। तो यहाँ पर आपने पेरेंट कार्बन चेन ये चूज करी होगी, पोज करा करो आप, पोज करके खुद से सॉल्व करो, ऐसे रुकूंगा नहीं मैं, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, IUPAC नेम लिख रहे हैं साहब। IUPAC नेम क्या होगा, 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, मैंने आपको बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलाना, प्रोप लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये टर्शरी कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, टर्शरी। टोटल 4 कार्बन है तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एक्चुअल में पंगा क्या है, सेकेंडरी और टर्शरी को तो सर आपने डिग्री से दिया, जबकि आपने ये जो प्राइमरी वाला आ रहा था क्लोरीन और ये प्राइमरी वाला आ रहा था क्लोरीन, इसको आपने आइसो और नॉर्मल से लिखा, इसको तो आपने
प्राइमरी प्राइमरी करके लिखा ही नहीं। अब प्राइमरी वाले कितने आ रहे हैं बेटा, प्राइमरी वाले 2 आ रहे हैं, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, तो इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। इसको भी प्राइमरी ब्यूटाइल लिख दूंगा, इसको भी प्राइमरी ब्यूटाइल लिख दूंगा, लफड़ा। तो उस लफड़े को खत्म करने के लिए इसको नॉर्मल लिख दिया, इसको आइसो लिख दिया, समझ रहे हो, नॉर्मल लिख दिया, इसको आइसो लिख दिया, समझ में आया। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम। अब यहाँ पर आपने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया होगा, और करने के बाद आपने जब नंबरिंग की होगी तो किस साइड से की होगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से आपने नंबरिंग की होगी। नंबरिंग करने के बाद IUPAC नेम लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा, बोल नहीं रहे, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ध्यान से सुने मेरी बात, जब भी डाई ट्राई टेट्रा, नहीं बात समझ में, जब भी डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हों तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। ये सारे रूल्स पता है कहाँ पढ़े हैं अपन ने, एल्केन एल्कीन एल्काइन में। ये सारे रूल्स एल्केन एल्कीन एल्काइन में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। डाई ट्राई टेट्रा के DT को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये आपका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम 5 कार्बन है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन, और ये नियोपेंटेन जो है वो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटेन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, 3 तरीके से पेंटेन को लिखा था। तो ये कौन सा वाला है, ब्रोमीन हटा दो, ये नियोपेंटेन था, अपन ने नियोपेंटाइल ब्रोमाइड बना दिया। इसके नीचे वाला देखो, यहां अपन ने क्या करा, पेरेंट कार्बन चेन चूज करी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखा। यहां पर क्या करेंगे, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और क्या लिख देंगे लाला, ब्यूटेन लिख देंगे। ये तो हो गया आपका IUPAC नेम। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो वापस देखो, इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, यानी कि आइसो है। और कितने कार्बन का आइसो है, 5 कार्बन का आइसो है, दैट्स वाई आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये सारे के सारे कैसे थे भाई, ये सारे के सारे मोनोहेलाइड थे या मोनोहेलो एल्केन थे, सारे के सारे मोनोहेलो एल्केन थे। अब अपन बात करेंगे डाई हेलो एल्केन की, फिर अपन साइक्लिक पे चलेंगे, फिर अपन एरोमेटिक पे चलेंगे। ठीक है ना, एक एक करके, एक साथ नहीं चलेंगे, एक एक करके। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ आ रही है क्या, हाँ बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। 8 एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, पोस्ट करके आप नोट कर लो। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एल्कीन एल्काइन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ठीक है, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डील कर रहा हूं उसको। अब मैंने क्या बोला था आपको कि हमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पर ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो गई। अब फिर क्या बोला था मैंने आपको, नंबरिंग में मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है। तो हम तो मल्टीपल बॉन्ड को देख के चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट को भूल गए। तो इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है, मैं दोनों तरफ से कर रहा हूँ, 1 2 1 2। अब आप सोच के बताओ कि सर दोनों तरफ से एल्कीन को तो एक ही नंबर मिल रहा है। हमेशा जब भी एल्कीन को कवर करते हैं तो पूरा कवर करते हुए चलते हैं। 1 अगर उसको दिया है तो 2 भी उसको देंगे, ध्यान रहे, 1 अगर उसको दिया है तो 2 भी उसको देंगे। और उस एल्कीन का जो नंबर होगा वो मिनिमम वाला होगा, यानी कि 1 और 2 में से कौन सा होगा, 1 होगा, 2 और 3 में से कौन सा होगा, 2 होगा। लेकिन इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, हमारे मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 नंबर मिल रहा है, चाहे इधर से दे लो चाहे इधर से दे लो। फायदा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम मिल जाए। तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा, तो हमने ये वाला चूज कर लिया। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नेम, इथ ये हो गया वर्ड रूट, पीछे क्या लगाएंगे, इन। मैंने बोला था आपको 1 डिग्री सफिक्स, एल्कीन यहाँ पर है, पाई बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो मैंने आपको इस ग्रुप का नाम बताया था थोड़ी देर पहले ही, इस ग्रुप का नाम है विनाइल, और विनाइल पे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड।
वही नाम चल रहा है अल्काइल हैलाइड। बस इस अल्काइल ग्रुप का नाम हमें पता है विनाइल होता है, तो विनाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम। 10th वाला आप खुद ट्राई करोगे, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो और इसका कॉमन नेम लिखो, एक बार खुद से ट्राई करो, क्या पता कॉन्फिडेंस आ जाए, क्या पता, मतलब कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है। इलेवन हो गया और इधर 12 डिस्कस करेंगे। चलो 11 वाले में आपने पेरेंट कार्बन चेन कौन सी चूज करी, ये वाली चूज करी। हमें मिनिमम नंबर किसको देना है साहब, मल्टीपल बॉन्ड को देना है। इधर से मैंने 1 2 3 किया, इधर से मैंने 1 2 3 किया, इधर से मेरी एल्किन को 1 मिला, इधर से मेरी एल्किन को 2 मिला, भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट। एल्किन को इज्जत देनी, नीचे वाला हटाओ, ऊपर वाला एक्सेप्ट करो। भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट, एल्किन को इज्जत देनी, मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देनी। पहले इज्जत दी हमने, नाम क्या आ गया, 3 पे क्या लगा है बोलो, क्लोरो। 3 पे क्या लगा है बोलो, क्लोरो। 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है प्रॉप, 1 नंबर पे एल्कीन आ रही है तो प्रॉप 1 ईन लिखेंगे साहब। एल्कीन को जब भी लिखो, मेरा सजेशन है आपको, एल्कीन को जब भी लिखो तो उसके आगे आप नंबर लगा के लिखो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। 1 ही तो आ रहा है, हो सकता है नहीं दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कभी कभी आप फंस जाओगे। एल्कीन को हमेशा उसकी स्थिति को बताते हुए देना पड़ता है, उसकी पोजीशन को बताते हुए लिखना पड़ता है। कॉमन नेम की बात करूं, इस ग्रुप को क्या बोला था थोड़ी देर पहले, अलाइल। जब पाई बॉन्ड से जुड़े sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो तो उसको अलाइल ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल, और पीछे क्या लगाओगे, क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगा है, अलाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब आई स्थिति हमारे पास, अब आई हमारे पास डाई हेलो एल्केन की बारी, जिसमें अपन ने एक जेमिनल वाला एग्जाम्पल और एक विसिनल वाला एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल मैंने खास तौर पे इसलिए नहीं लिया कि मुझे आईयूपीएसी नेम सिखाना है, मेरे को कॉमन नेम सिखाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है जेमिनल और विसिनल दोनों का कॉमन नेम। बात समझ में आती है? तो पहले तो आईयूपीएसी नेम तो बहुत सिंपल है, ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये 1 है, ये 2 है, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा लाला, 1 पे 2 हेलोजन लगे हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1,1 डाई क्लोरो। भाई 1 क्लोरो लिखने से अच्छा है एक साथ लिखो, डाई लगाओ, आईयूपीएसी बोलता है ये सब। 1,1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है, इथ, और पेरेंट कार्बन चेन कैसी है, उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं आ रहा, सैचुरेटेड है तो क्या लगाएंगे, एन। 1,1 डाई क्लोरो इथेन। कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इन जनरल कॉमन नेम लिखा जाता है जेमिनल डाई हैलाइड के लिए, मैं यहां लिख रहा हूं जेमिनल डाई हैलाइड कॉमन नेम। जेमिनल डाई हैलाइड का कॉमन नेम जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, अल्काइलिडीन हैलाइड। क्या लिखा जाता है, अल्काइलिडीन हैलाइड। अभी तक अपन ने मोनो वाला देखा था, मोनो वाले के केस में क्या लिखते थे, अल्काइल हैलाइड। जेमिनल वाले के केस में क्या लिखते हैं, अल्काइलिडीन हैलाइड। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, अल्काइल कितने का है, 2 का है, तो इथाइलिडीन, और हैलाइड की जगह क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड कॉमन नेम। फिर इधर आ जाओ 12 नंबर, ये पेरेंट कार्बन चेन 1 2, आईयूपीएसी नेम खुद से लिखो यार, 1,2 डाई क्लोरो। जब भी मैं बोलूं खुद से लिखो, पोस्ट करा करो, एक बार ट्राई करा करो। 1,2 डाई क्लोरो इथेन। 1 पे और 2 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1,2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन इथ, सैचुरेटेड है इसलिए एन, इथेन। बात समझ में आ गई? अब इसका कॉमन नेम तो मैं आपको फिर से लिख के दे रहा हूं कि विसिनल डाई हैलाइड का कॉमन नेम जो इन जनरल चलता है वो क्या लिखा जाता है, अल्काइलिन डाई हैलाइड। क्या लिखा जाता है, अल्काइलिन डाई हैलाइड। ये अल्काइलिडीन हैलाइड था, यहाँ अल्काइलिन डाई हैलाइड है, यानी कि ये क्या आ जाएगा कॉमन नेम, 2 कार्बन का था इसलिए इथाइलिन डाई हैलाइड, 3 कार्बन का होता तो प्रोपाइलिन डाई हैलाइड, 1 कार्बन का होता तो मिथाइलिन, सो डाई हैलाइड लिख दिया ना, डाई क्लोराइड लिखो उसको। हेलोजन क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, तो इथाइलिन डाई क्लोराइड। बात समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल बताने जरूरी थे, एनसीईआरटी में दिए हैं भाई, ठीक है।
अब अपन को साइक्लिक वाला और एरोमेटिक वाला देखना है, ठीक है। पहले यहां तक आप नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें अपन साइक्लिक वाले एरोमेटिक वाले भी कवर कर लेते हैं। मैं सभी प्रोफाइल के सवाल करा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाहर मेरी गारंटी है एनसीईआरटी कुछ नहीं पूछने वाला, बोर्ड आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला। जो एग्जांपल मैं करा रहा हूं सफिशिएंट है, ठीक है ना। 13 नंबर। अब अपन ने अभी डाई हैलाइड देख लिया, अब अपन क्या देखेंगे, ट्राई हैलाइड। जैसे CsCl3 हो गया, ठीक है, CHBr3 हो गया, है ना, ठीक है, बस 2 काफ़ी है ना, समझिए। उसके बाद अपन देखेंगे साइक्लिक वाला एग्जाम्पल, एक ये ले लेते हैं, एक अपन ले लेते हैं ये वाला, और एक अपन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है। चलो अब इनके अपन कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल एक कार्बन ही है, इसलिए पेरेंट कार्बन, अच्छा इसको कार्बन ना माने, ये क्लोरीन है, इतना तो आप अंधभक्त ना बने, ठीक है। एक कार्बन है तो 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। आप चाहो तो 1,1,1 नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि एक ही कार्बन है, पता है उसी पे लगा है ना। इसके कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, वेरी फेमस क्लोरोफॉर्म। इसका IUPAC लिख के बताओ और इसका कॉमन नेम लिख के बताओ। चलो पोज करो, लिखो। वही एक कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन एक ही है, 1,1,1 ट्राइब्रोमोमीथेन होगा, समझ रहे हो। कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम ब्रोमोफॉर्म होगा, ये ब्रोमोफॉर्म आ गया, ठीक है। यहां पर अपन इनके कॉमन नेम की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, IUPAC नेम की बात करेंगे, सिंपल है ना। अब यहां पर जो पेरेंट कार्बन चेन है वो पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक नेचर की है, तो साइक्लिक नेचर की है तो आपको यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि साइक्लो का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके IUPAC नेम की बात की जाए, नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, साइक्लो लगा हुआ है और हेक्स और एन लगा हुआ है, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, जिसमें 1 और क्लोरो तो क्या है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लो क्या है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है, हेक्स क्या है आपका वर्ड रूट है, और एन क्या है आपका 1 डिग्री सफिक्स है, ठीक है साहब। 16 और 17 आप खुद ट्राई करें एक बार पोज करके। तो आपने ट्राई किया होगा तो 1 2 3 4 5 6 IUPAC नेम बोलेगा 1,3 डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है, साइक्लो लगाएंगे क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन का नेचर साइक्लिक है, हेक्स लगाएंगे क्योंकि 6 कार्बन की है, और एन लगाएंगे क्योंकि सैचुरेटेड है, ठीक है। अब यहां पर पंगा है, यहां पर जितने भी IUPAC के रूल हैं सारे के सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। कैसे, मुझे पता है ये पेरेंट कार्बन चेन है जो 6 कार्बन की है। अब लफड़ा क्या है नंबरिंग में, नंबरिंग कैसे करेंगे, मैं इसको नंबर दूं चाहे यहां से नंबरिंग करूं, दोनों ही तरफ से नंबरिंग के सेट में 1,3 वाला सेट निकल के आएगा। अब ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, तो नंबरिंग कहां से करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकल के हिसाब से किया। सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो में C आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल में M आ रहा है। कभी भी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाओ कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सिमिलर नंबर मिल रहा हो सब्स्टिट्यूएंट को, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की जाती है, यानी कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 क्लोरो होगा साहब, 3 पे मिथाइल होगा साहब, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स एन होगा, समझिए सिंपल है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग में ही खेल छुपा था, अगर आप इधर से कर देते नंबरिंग तो IUPAC नाम गलत। इसीलिए बोलता हूं 2 चीज इंपॉर्टेंट, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, बाकी सब तो बकवास है। और लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेता है आदमी, लेकिन नंबरिंग करते वक्त नहीं करता। तो नंबरिंग भी किस तरह से करनी है, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही हो तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है ना। कुछ गंवार तो ऐसे भी होते हैं जो 1 2 3 4 5 इधर से कर देते हैं, 1 और 5 दे देते हैं। 1 और 5 तो देने वाले गंवार है, उनको तो मुक्का पड़ेगा।
और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एरोमेटिक पे आ जाते हैं, बहुत हो गया खेल। एरोमेटिक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसका कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोरो ले लिया, आपको IUPAC नेम भी लिख के बताएंगे, कॉमन नेम भी लिख के बताएंगे। मैंने मान लीजिए यहाँ पर 2 क्लोरीन ले लिए, IUPAC नेम भी लिख के बताएंगे, कॉमन नेम भी लिख के बताएंगे। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 क्लोरीन ले लिए, IUPAC नेम भी लिख के बताएंगे, कॉमन नेम भी लिख के बताएंगे। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH2 यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, IUPAC नेम भी लिखेंगे और कॉमन नेम भी लिखेंगे। और इन 4 एग्जाम्पल से आप पूरा का पूरा सीख जाओगे कि किस तरीके से आपको एरोमेटिक के अंदर IUPAC करना है, ठीक है। IUPAC नेम है, जब भी बेंजीन से सीधे हेलोजन जुड़ जाए तो आप बेंजीन को नंबर करोगे। जब भी बेंजीन से सीधे हेलोजन जुड़ जाए तो आप बेंजीन को नंबर करोगे। आपके लिए पेरेंट कार्बन चेन कौन होगी? बेंजीन होगी। नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। और बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं साहब? बेंजीन ही लिखते हैं। 1 क्लोरो। बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं? बेंजीन लिखते हैं। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम भी इसका क्या होगा? क्लोरोबेंजीन ही होगा। कॉमन नेम भी इसका क्या होगा? क्लोरोबेंजीन भी होगा। इसको इन जनरल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हेलोजन कोई सा भी लगा दो तो 1 हेलोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर IUPAC नेम देखेंगे। मैंने आपको बोला बेंजीन से जब भी हेलोजन सीधे जुड़ा हो तो बेंजीन पेरेंट कार्बन चेन होती है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक बार आप खुद ट्राई करो IUPAC नेम लिखने की, पोस्ट करो फटाफट। हाँ, आपने क्या लिखा होगा? 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। जिनने ये लिखा है सही है। 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन हमेशा नंबरिंग के साथ लिखते हैं। कॉमन नेमिंग में नंबरिंग नहीं चलती। कॉमन नेम जब भी लिखते हैं उसमें नंबरिंग नहीं चलती। ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पर है? ऑर्थो, मेटा या पैरा? ये दोनों मेटा पर हैं, तो इसका नाम क्या होगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अगर हेलो होता तो मेटा डाई हेलो बेंजीन। बात समझ में आई? 20th नंबर, फटाफट से आप खुद ट्राई करो। IUPAC एटलीस्ट, आई वॉन्ट IUPAC एटलीस्ट। IUPAC कम से कम खुद ट्राई करें। 1 2 3 4 5 6 ये आपने नंबरिंग की होगी। यहाँ पे क्या करोगे? 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या लिखोगे? 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिकल। ये तीनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लगे हुए हैं इस बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। NCERT का एग्जाम्पल है, उसने हेलोजन लिख के कर रखा है, सिमेट्रिकल ट्राई हेलो बेंजीन। मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिख के कर दिया और नाम भी गलत लिख दिया है, ब्रोमो लिख दिया, क्लोरो लिखना है। सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरोबेंजीन, ठीक है साहब। अब देखो यहां पर बेंजीन से सीधे हेलोजन नहीं जुड़ा है, बेंजीन से पहले कार्बन जुड़ा है फिर हेलोजन जुड़ा है। तो ऐसा केस कभी भी आ जाए जिसमें बेंजीन से कोई एल्केन जुड़ा हो लेकिन उस एल्केन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, तो ये एल्केन पेरेंट कार्बन चेन हो जाती है। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ बाहर जो भी साइड चेन है अगर वो प्योर एल्केन है तो फिर बेंजीन पेरेंट कार्बन चेन होगी। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एल्केन है वो प्योर एल्केन नहीं है, उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पर बेंजीन भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगी। और बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? फिनाइल यूज करते हैं। यहाँ पर इसको 1 लिखेंगे तो 1 पे क्लोरो है, 1 पे ही फिनाइल है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल। और पेरेंट कार्बन चेन क्योंकि एक ही कार्बन की है तो मिथ और एन। यहां पर बेंजीन किसकी तरह ट्रीट हो रही है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रही है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा IUPAC नेमिंग, चाहे साइक्लिक हो, चाहे ओपन चेन हो, चाहे डाई हेलाइड वाला हो, चाहे ट्राई हेलाइड वाला हो, चाहे टेट्रा हेलाइड वाला हो, चाहे एरोमेटिक हो, सब तरह का जितना भी
और यहाँ से IUPAC हो सकता था, सारा का सारा हमने सीख लिया। साथ के साथ कॉमन नेम भी सीख लिए हैं, ठीक है। इसके साथ हमने सीख लिया डिग्री ऑफ हैलोजन कैसे क्लासीफाई किया गया है, पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपन ने खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे, बाद में अपन प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा उससे प्रिपरेशन मेथड पढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। बात समझ में आ रही है? आपकी सीक्वेंस पढ़ने की ये होगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आओगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज NCERT से रीड करके आनी है और केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की NCERT से रीड करके आनी है। रीड करके आओगे, जल्दी समझ में आएगा। आदत डालो किताब पढ़ने की, तभी जाके मजा आए जीवन का, है ना। थैंक यू सो मच।